हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 26 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर एक बार अवश्य देखें। जब अदिति को यह बात पता चली कि अर्नब चला गया तो थोड़ी देर के लिए मायूस हुई। उसे उम्मीद थी कि शायद बता देते, लेकिन अगले ही पल सामान्य होकर बोली, यह भी सही है, और मैं इतनी उम्मीद क्यों पाल रही हूँ जब इस रिश्ते में कुछ है ही नहीं। मैं अपने काम पर ध्यान लगाऊं। और अब वह पूरा ध्यान अपने काम में लगा दिया। वैसे भी दादू के काम के अलावा और कुछ काम तो था नहीं। उनके काम के बाद खाली समय में अब वो दादू के साथ बातें करती, कभी लूडो तो कभी कैरम खेलती, कभी दादू के लाइब्रेरी से किताबें निकाल कर पढ़ने बैठ जाती, तो कभी बेवजह किसी भी टॉपिक पर बहस करने लगती। कुल मिलाकर वह लगभग दादू को बिजी और खुश रखने की कोशिश करती, और इस तरह दिन भर वह भी हिरनी की भांति कुलांचे मारती रहती थी। दादू भी सब समझ रहे थे। वह खुश तो रहती और उन्हें भी खुश रखने का प्रयास करती, लेकिन उसकी आंखों में एक सूनापन, जीवन में अकेलापन दिख रहा था, जो दादू के मन को और हृदय को विचलित कर देता और अर्नब के प्रति मन में बेहद गुस्सा भर जाता। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि अर्नब को भी बुला नहीं सकता था। उन्होंने उसके लिए वीज़ा पासपोर्ट भी बनवा दिया, पर अदिति ने जाने से साफ इनकार कर दिया। तब वो भी उनके साथ खूब घुलने मिलने लगे, बातें करने लगे। अदिति की सेवा और देखभाल रंग लाने लगी। अब वो तन के साथ साथ मन से भी स्वस्थ होने लगे, और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे एक दिन दादू व्हील चेयर पर से उठकर खड़े हो गए और नज़र दौड़ाकर अदिति को ढूंढने लगे। जब वह नहीं दिखी तो एक दो बार आवाज़ लगाई, अदिति, अदिति बेटा। अदिति रसोई में उनके लिए सूप बना रही थी। हाँ दादू, आ रही हूँ। और फिर तुरंत एक बाउल में सूप भर कर ट्रे में लेकर रसोई से बाहर निकली, तो दादू को बिना किसी सहारे के उठकर खड़े देख उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत ट्रे टेबल पर रखा और भागकर दादू के पास आई। अब तक उसकी आंखें छलक गई थी। दादू, आप खड़े हैं? कोई शक? नहीं दादू, बिल्कुल नहीं। पर कैसे? खुद से? सच्ची मुच्ची? वाह दादू, वेरी गुड। बोल तुरंत दादू के गले से लग गई, तो उनके मुंह से भी हजारों आशीर्वाद निकल गए। दादू, यह खुशखबरी अपने पोते को बता दीजिए। नहीं, उसे बताने की ज़रूरत नहीं। तुरंत उनकी आवाज़ों में तल्खी आ गई। क्या क्या किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है दादू? पीछे से भीमा ने अंदर आते हुए पूछा, और सामने दादू को खड़े देखकर उसकी भी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई, और अपनी आंखें मलते हुए कहा, ओह गॉड, यह मैं क्या देख रहा हूँ? यह तो चमत्कार है। कब हुआ ये? अभी मैं रसोई से निकली तो देखा दादू उठकर खड़े थे। भीमा इतना खुश और एक्साइटेड हो गया कि नाचने लगा, और तुरंत अर्नब को फ़ोन लगा दिया। अभी भाई को बताता हूँ, वह तो खुशी से पागल हो जाएंगे। फ़ोन रखो, और ख़बरदार जो उसे कुछ भी बताया तो। लेकिन क्यों दादू, इतनी खुशी की बात है, उसे भी खुश होने दीजिए ना, पता चलने दीजिए ना। बेचारा रोज़ फ़ोन करके आपके बारे में पूछता रहता है। नहीं, अभी उसे बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ दादू, बताने दीजिए ना, उन्हें भी आपकी कितनी चिंता लगी रहती है। कहा ना, अभी मत बताओ। अच्छा, समझ लिया, सरप्राइज़। दादू भाई को सरप्राइज़ देना चाहते हैं। चलिए, यह भी बढ़िया है। लेकिन भाभी, इतनी बड़ी खुशी का मौका है, मुंह तो मीठा होना ही चाहिए। आपके हाथों का हलवा मिल जाता तो। अदिति जब तक हाँ बोलती उससे पहले ही दादू ने ज़ोर से डांट दिया, नहीं, कोई मुंह मीठा नहीं होगा। चटोरे कहीं के, जब भी आता है मेरी बहू को परेशान करता है, उसके हाथों बने खाने का बहाना ढूंढता रहता है। पर क्यों दादू? भीमा ने रोनी सूरत बनाकर कहा। क्योंकि मुझे खाने को नहीं मिलेगा। तो चलो तुम भी मेरे साथ मुंह को नमकीन करो, मेरा मतलब सूप पियो मेरे साथ। हाँ भीमा, मैं आपके लिए भी लेकर आती हूँ।
और अदिति तुरंत एक कटोरी में वेजिटेबल सूप लेकर आ गई। भीमा ने देखा तो मुंह बना लिया, लेकिन फिर भी एक चम्मच लिया तो स्वाद एकदम फीका था। वह रोनी सूरत बनाकर दादू और अदिति की तरफ देखने लगा तो दोनों ने साथ में कहा, चलो ख़त्म करो इसे। वह मुंह बनाकर सूप पीने लगा और ऑफिस के कामकाज के बारे में सारी जानकारी दादू को देने लगा। साथ ही साथ अर्नब के काम का भी सारा अपडेट दादू को दे रहा था। दादू, उधर का बिजनेस लगभग सेट हो गया है। भाई बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। और कुछ देर तक बातें करने के बाद भीमा वापस अपने घर चला गया। जाते जाते दादू एक बार फिर से हिदायत दी कि अर्नब को यह सब बताने की ज़रूरत नहीं। जी समझ गया दादू। इधर अदिति ने जूठे बर्तन उठाकर रसोई में जाकर रखने गई। तब तक दादू अपना चप्पल पहने और छोटे छोटे कदमों से इधर उधर करने लगे। पिछले 3 महीने से व्हील चेयर पर थे तो अचानक चलने को, तेज तेज कदम बढ़ाने को नहीं हो रहा था। बर्तन रख जब अदिति वापस रसोई से निकली तो दादू को चलते देख उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह भागकर आई और तुरंत दादू का हाथ पकड़ बिठा दिया। एक साथ इतना चलने की ज़रूरत नहीं। दादू बैठ गए और हौले से मुस्कुराने लगे। अदिति वापस रूम में गई और अपना मेडिकल किट उठाकर ले आई और दादू के पैरों को चेक करने लगी। अचानक दादू का पैर कैसे ठीक हो गया? वह मन ही मन बोल रही थी। क्या हुआ बेटा, क्या चेक कर रही हो? दादू, आप यकायक चलने लगे। हाँ तो? दादू, मैं सोच रही थी कि एक बार ऑर्थोपेडिक को बुलाकर आप चेकअप करवा लीजिए। पर क्यों बेटा? और अब तो मैं ठीक हूँ, चलने लगा हूँ। हाँ ठीक है, पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। क्यों डाउट हो रहा है? मुझे चलते देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। दादू कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, पर आपके पैर की हड्डियाँ, सारे मसल्स ठीक है कि नहीं, बस इसलिए बोल रही थी। नहीं बेटा, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अगर लगेगा तो बुला लूँगा डॉक्टर। ठीक है दादू। अब दादू धीरे धीरे चलने फिरने लगे थे तो अदिति का भी काफ़ी समय बचने लगा। तब एक दिन दादू ने कहा, बेटा दिन भर घर में रहती हो, अगर बाहर जाना है, कुछ शॉपिंग वगैरह करना है तो चले जाओ। मैं भीमा को बोल देता हूँ, लेकर चला जाएगा वो। दादू, शॉपिंग तो नहीं करनी है, पर आसपास में अगर कोई मंदिर हो तो मैं वहाँ चली जाऊँगी। हाँ बेटा, यहाँ पास में ही कुछ दूरी पर शंकर और पार्वती जी के मंदिर है। जाना है तो जाओ, दर्शन करके आ जाओ। मैं भीमा को बोल देता हूँ। नहीं दादू, मैं अकेली चली जाऊँगी। और फिर सारा काम खत्म कर मंदिर चली गई। महीनों बाद घर से बाहर निकल कर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर तक वो मंदिर के प्रांगण में बैठी रही और वहाँ आते जाते लोगों को देखती रही। फिर शाम होने से पहले घर आ गई। इधर जब सब कुछ सही हो गया तो अर्नब को अदिति की याद आई। वह बेड पर पेट के बल लेट गया और मोबाइल निकाल कर शादी की उसकी सारी तस्वीरें एक एक कर देखने लगा। जयमाल से लेकर कन्यादान और सिंदूरदान, मंगलसूत्र, फेरे, हर रस्म की फ़ोटो वह गौर से देख रहा था। अब यह दूरियों की वजह से था या वाकई उसे अदिति से लगाव हो रहा था, ये तो पता नहीं। पर पहले जब भीमा ने फ़ोटो भेजा था तब वह नाराज़ हो गया था, लेकिन बाद में उसने खुद ही सारी फ़ोटो शादी के भेजने के लिए कहा और अब वही फ़ोटो देखकर चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ रही थी और अचानक ही अपना हाथ अदिति के चेहरे पर फिराते हुए मन में बोलने लगा, कितनी प्यारी लग रही है, कितनी खूबसूरत। लेकिन अगले ही पल चेहरे पर थोड़ा गुस्सा आ गया। जो भी है, पर लड़की बहुत ज़िद्दी है। एक बार कॉल तक नहीं किया, कभी बात नहीं की। कितना पूछा लेकिन अपने बारे में हालचाल तक नहीं बताया। कोई नहीं, चलो आने दो मुझे, फिर बताता हूँ, देखता हूँ कैसे सामने नहीं आती हो। और अगले ही पल मन कुछ ऐसा उद्विग्न हुआ कि तुरंत दादू के मोबाइल पर वीडियो कॉल लगा दिया। अर्नब का वीडियो कॉल देखकर दादू तुरंत व्हील चेयर पर बैठे और बात करने लगे। कैसे हैं दादू, तबीयत कैसी है? और आपकी बहू कहाँ है? ठीक है, दिख नहीं रही है।
हम्म, सीधे सीधे बोलो ना, मेरे बहाने तुम्हें अपनी पत्नी से बात करनी है। अगर यही बात थी तो उसे मोबाइल देकर जाता। मैं भूल गया दादू, आप ही दे देते। वैसे भी आपकी लाडली है, आपकी बात नहीं टालती है। हाँ, मैंने कई बार कहा पर लेने से इनकार कर दिया। हमेशा यही कहती रही कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, यह सब छोड़, कब आ रहा है? 1 सप्ताह में। हाँ, जल्दी आ, वरना मैं बहू के साथ पहुंच जाऊंगा। आपको आने की ज़रूरत नहीं दादू, मैं ही आ रहा हूँ। सुनकर दादू खुश हो गए। इधर अर्नब अपने 1 सप्ताह आने के लिए बोल तो दिया, लेकिन मन में तलब उठी और उसी शाम दिल्ली के लिए विदा हो गया। अगले दिन दोपहर को एयरपोर्ट से निकला और भीमा को कॉल कर बुलाने लगा, लेकिन कुछ सोचा, फिर उसे छोड़कर ड्राइवर को कॉल लगा दिया और कार मंगाकर ऑफिस के लिए निकल गया। इधर अदिति अपने काम से फ्री होकर दादू को बोला कि मंदिर में आज पूजा है तो ज़रा जल्दी निकलेगी। ठीक है बेटा, और समय से आ जाना। फरवरी महीना आ चुका था, ठंड थोड़ी कम हो चुकी थी, मौसम अच्छा था। फिर भी दादू ने कहा, बेटा शाम घिरने से पहले आ जाना। जी दादू। और अदिति मंदिर में जाकर पूजा में शामिल होने के लिए विदा हो गई। इधर अर्नब निकला तो था ऑफिस जाने के लिए, पर मन में न जाने क्या सूझा, वो ऑफिस न जाकर कार सिंघानिया पैलेस की तरफ घुमा दिया। अदिति के जाने के बाद घर में दादू अकेले बैठे किताब पढ़ रहे थे। तभी अचानक डोरबेल बजे। उन्होंने घड़ी देखी और सोचा, अभी कौन आया होगा। हरी, आशा, देखो तो कौन है। पर वे भी बाजार चले गए थे कुछ काम से। जब कोई जवाब नहीं मिला तो दादू खुद उठे। इधर जब दरवाज़ा खुलने में टाइम लगा तो अर्नब दरवाजे पर खड़े होकर मोबाइल में नज़र गड़ा चुका था। तभी दादू ने दरवाज़ा खोला और सामने अर्नब को देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गई। वह कुछ बोलते उससे पहले ही अर्नब ने मोबाइल से नज़र हटाया और सामने देखा। कितना समय लग गया दरवाज़ा खोलने में दादू, घर में कोई नहीं है क्या? बोलते हुए उसने दादू को ऊपर से नीचे देखा और आश्चर्य से अब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दादू, बोलते हुए उसने अपनी आंखें मल कर देखा। दादू, आप अपने पैरों पर चल रहे हैं, ठीक हो गए? आपका पैर ठीक हो गया? कब? कैसे हुआ यह चमत्कार? बोलते हुए उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था और बार बार आंखें मल रहा था। बस कर पगले, आँख जलने लगेगी। तू जो देख रहा है बिल्कुल सच देख रहा है। मैं अपने पैरों पर ही चल रहा हूँ, ठीक हो गया मैं। दादू, बोलते हुए उसने खुशी के मारे दादू को गोद में उठा लिया और गोल गोल घूमने लगा। अरे उतार मुझे, गिरेगा तू भी और मुझे भी गिराएगा तो फिर मुझे चोट लग जाएगी। नहीं दादू, अब कुछ नहीं होगा आपको। हाँ, फिर भी उतार मुझे। तब अर्नब ने उन्हें सोफा पर बिठा दिया और खुद उनके पैरों में बैठकर दादू का पैर अपनी गोद में रख लिया और सहलाते हुए बोला, लेकिन यह चमत्कार कब और कैसे हुआ? बोलते हुए वह इमोशनल हो रहा था। करीब 15 दिन पहले, और यह दवाई के साथ साथ मेरी बहू के सेवा का भी परिणाम है। और कैसे? सच में? तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा? सुनते ही मन में अदिति से मिलने की एक झलक पाने की इच्छा तीव्र हो उठी। उसकी नज़रें अदिति को ढूंढने लगी। दादू सब समझ रहे थे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ तुम जाकर चेंज कर लो, फिर बात करते हैं। जी दादू, मैं अभी आता हूँ, बोलकर वो उठा और 4 कदम भी नहीं हुआ भागकर अपने कमरे में आया। अदिति, अदिति, कहाँ हो? वह नहीं दिखी तो भागकर किचन में आया, वहाँ भी नहीं थी। उसके रूम में गया, ऊपर टेरेस पर देखा, कहीं नहीं दिखी। अरे, यह लड़की कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आवाज़ सुनते ही, पता चलते ही वह कहीं छुप गई? लेकिन कहाँ? कहीं बाथरूम में तो नहीं? मन में बोलते हुए तुरंत बाथरूम का डोर नॉक किया तो डोर खुला था। अब उसे गुस्सा आने लगा, यह लड़की कहाँ चली गई? क्या उसे पता चल गया कि मैं आ रहा हूँ, इसलिए कहीं निकल तो नहीं गई?
वह बाहर आया और बोला, दादू, घर में तो अदिति नहीं है, कहीं गई है क्या? उसकी आवाज़ में परेशानी और बेचैनी साफ झलक रही थी। अरे हाँ बेटा, याद आया, मैं बताना भूल गया तुम्हें। वो अपने घर के पास वाले मंदिर में गई है। पर क्यों? तो घर में अकेले क्या करेगी? उसने मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया, तो अब वह रोज़ मंदिर चली जाती है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बोलकर वह तुरंत उसी कपड़े में फिर से कार में बैठा और मंदिर की तरफ निकल गया। वह बेहद तेज़ी से कार चला रहा था। जी कर रहा था कब उसके पास चला जाऊं। इधर पूजा के बाद रोजाना की भांति अदिति प्रांगण में ही कुछ देर तक बैठी रही। ठीक उसी समय उसी रास्ते अर्नव की कार आकर रुकी। वह कार साइड में लगाया और नज़रें इधर उधर दौड़ाई। तभी ठीक सामने प्रांगण में अदिति गुमसुम बैठी नजर आई। यहाँ क्यों बैठी है? मन में बोलते हुए कार का कांच हल्का नीचे किया और चश्मा उतार कर कार से उसे एकटक देखने लगा। वह उसे ऐसे देख रहा था मानो जैसे उसे स्कैन कर रहा हो। हल्के गुलाबी रंग के सलवार कुर्ता और दुपट्टा, मांग में हल्का सिंदूर, मंगलसूत्र और हल्के मेकअप में बेहद प्यारी लग रही थी। पर फिर भी न जाने उसकी आंखें बहुत सूनी और बेहद उदास लग रही थी। वह इस तरह गुमसुम बैठी थी मानो किसी का अंतहीन इंतजार कर रही हो। अर्नव काफ़ी देरों तक नज़रें हटा नहीं पाया। इधर अदिति इस सब से बिल्कुल बेखबर थी। तभी अर्नव कार से निकलने लगा कि वह उठ गई और वहाँ से निकल कर बाहर जाने लगी। अर्नव ने कांच ऊपर कर लिया। यह लड़की कहाँ जा रही है? अदिति बाहर निकली और पास में लगे स्टॉल पर चली गई और वहाँ से खाना लेकर मंदिर के पास बैठे गरीबों को देने लगी। वे सब खाना ले रहे थे और अदिति को खूब आशीर्वाद दे रहे थे, जिसे सुनकर अदिति मुस्कुरा रही थी। फिर एक किराने की दुकान पर जाकर दाना खरीदा और वहाँ से दूर हटकर तालाब के किनारे जाकर डाल दिया, जहाँ कबूतरों का झुंड आता था। उसने दाना डाला और कबूतरों के झुंड उस पर टूट पड़ा। अदिति उसे देखकर मुस्कुराने लगी। पिछले कुछ दिनों से यह रोज़ाना की आदत हो गई थी। उसका दैनिक जीवन की ज़रूरत की चीज़ें सिंघानिया पैलेस में पूरी हो जाती थी तो उसे जो सैलरी मिली थी वह गरीबों को खाना खिलाने और पशु पक्षियों को दाना डालने में खर्च करती थी। धीरे धीरे पक्षी भी उसे पहचानने लगे और जैसे ही वो दाना लेकर आती तो पूरा झुंड एक साथ आ जाता। तभी उसने थोड़ा दाना हथेली पर रखा और आगे बढ़ाया तो एक सफ़ेद कबूतर उसके हाथ पर आकर बैठ गया और दाना खाने लगा और मुस्कुराते हुए वह उसे सहलाने लगी। कार में बैठा अर्नव सर हिला दिया। यह लड़की जादूगरनी है, इंसान से लेकर पशु पक्षी को भी अपने वश में कर लेती है। और मोबाइल निकालकर चुपके से फ़ोटो क्लिक करने लगा। अचानक ही वहाँ कुछ आवारा किस्म के लड़कों का ग्रुप आ गया। अदिति को देखते ही उसने एक दूसरे को आंखें मटका कर इशारा किया और उसके पास आ गया। हाय फुलझड़ी, हाउ आर यू? लेकिन अदिति ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे ने कहा, अरे आपसे कह रहा हूँ स्वीट हार्ट, आप कब तक इन कबूतरों को दाना डालती रहेंगी? कभी हमें डालकर देखिए ना। इन कबूतरों की भांति हम भी कैसे आपके बन जाते हैं। वैसे हम दीवाने तो आपके हैं ही, दाना डालने की ज़रूरत नहीं, बस आपकी एक झलक ही काफ़ी है। तो तीसरे ने कहा, अरे जाने मन, फरवरी प्यार का महीना होता है, रोज डे, प्रपोज डे और कौन सा डे होता है बे? किस डे? हाँ, आज किस डे है? ओ फुलझड़ी, किस डे मनाओगी हमारे साथ? अब तक इग्नोर कर रही अदिति को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गुस्से में भर घूर कर उन लड़कों की तरफ देखा। अरे यह तो शादीशुदा है, देख नहीं रहा है गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर। हाँ तो क्या हो गया बे? कौन सा अपने को इसके साथ घर बसाना है? बस थोड़े से मज़े करने हैं और कुछ नहीं। सभी एक दूसरे को ताली देते हुए कहा, हाँ यार, हो सकता है। पति बाहर है, वरना इतने अच्छी बीवी को कोई अकेले बाहर निकलने देता क्या? बोलकर सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे।
मतलब इसके पति ने हमारे लिए भेजा है, इसे छोड़ दिया है। अब समझा। इधर अर्नब अब तक कार से बाहर निकल आया था। अपना कोट उसने कार में ही फेंक दिया और शर्ट के ऊपर का 3 बटन खोलकर स्लीव फोल्ड करते हुए सबके पीछे आ चुका था। अदिति ने गुस्से में उन सबको देखा पर कुछ बोल नहीं सकी। बस अपना दुपट्टा ठीक किया और वहाँ से घर के लिए निकलने लगे तो वह लड़के भी पीछे आने लगे। तभी एक लड़के ने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा पकड़ना चाहा, लेकिन उससे पहले ही अर्नब ने झटके में उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ कर पीठ से लगा दिया। उसकी चीख इतनी ज़ोर से निकली कि पास में दाना चुग रहे चिड़िया भी सहम कर उड़ गए। बाकी सब लड़के ने चौंकते हुए देखा और अदिति भी घबरा कर पीछे मुड़ी और सामने अर्नब को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कुछ बोलती उससे पहले ही अर्नब ने कहा, जाइए आप कार में बैठिए। तब तक पीछे से 2-3 लड़के शर्ट का स्लीव फोल्ड करते हुए आगे बढ़ा। तू कौन है बे? यह लगती कौन है तेरी? सुनते ही अर्नब ने लगातार उसके मुंह पर घूंसे जरा। 1-2 के दांत टूटे, मुंह से खून निकल आया। तभी एक पीछे से पकड़ लिया। अर्नब झटके में मुड़ा और एक लात छाती पर मारा। वह पीठ के बल गिरा और सर फूट गया। साले, मैं कौन हूँ तू जानने की हैसियत नहीं रखता, और वो कौन लगती है तो ये भी जानने की हैसियत नहीं है तेरी। फिर भी बता देता हूँ, वह मेरी है, सुना, मेरी पत्नी। आइंदा इसे नज़र उठाकर भी देखा तो दुनिया में तू नहीं दिखेगा। अब कोई लड़की अकेली निकली तो क्या मतलब मौका मिल गया तुम लोग को? अगर ये सोचते हो तो एक बार अपनी माँ और बहन को याद कर लेना। वह अब तक सबको लात घूंसे से धो रहा था और उसका गुस्सा देखकर अदिति कांप चुकी थी। वह सबके सब हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूँगा। किसी भी लड़की को आँख उठाकर भी नहीं देखूँगा। पर अनुभव ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और सबके सब अरेस्ट हुए। अब अर्नब अदिति की तरफ मुड़कर देखा। आँखों में खून उतर चुका था, चेहरा कस चुका था, मुट्ठियाँ बंधी हुई थी। फरवरी के महीने में भी वह पसीने से लथपथ हो गया था। सफ़ेद शर्ट भीग कर बॉडी में चिपक गया था, जिससे बॉडी के सारे कट्स उभर रहे थे। देखकर अदिति को घबराहट के मारे गला सूखने लगा। वह थूक निगलते हुए पीछे हटने लगी। अर्नब पास आया और बेहद तल्खी भरे लहजे में कहा, आपको कहा ना कार में बैठने के लिए? हाँ हाँ। तब तक वह खुद उसे कलाई पकड़ खींच कर कार में बिठा दिया और वो भी बगल में बैठ गया। अदिति की आंख में आंसू भर आए थे। क्यों रो रही हो? हाँ, क्यों रो रही हो? बाहर निकलने पर ऐसे लोगों से 2-4 होना ही पड़ता है। बी स्ट्रांग। कुछ नहीं हुआ, चुप रहो। अदिति ने नज़रें झुका ली पर आँखों से आंसू अभी भी टपक रहे थे। अरे चुप हो जाओ। वह कंट्रोल करने लगी, उसके बावजूद वह रो पड़ी। अर्नब ने उसका चिन्ह पकड़कर चेहरा उठाया तो दोनों आंखें लाल हो चुकी थी और होंठ कांप रहे थे। अर्नब ने उसे एक पल के लिए देखा और उसके सर के पीछे हाथ लगाकर उसके चेहरे पर झुका। अदिति जब तक पीछे हटती तब तक वह उसके अर्नब के होंठ के गिरफ्त में थी। कुछ देर बाद अर्नब दूर हुआ और कहा, हैप्पी किस डे। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।